Hello students. In the previous video we were doing the application of angular momentum, conservation of angular momentum, जिसमें हमने कहा था कि अगर किसी बॉडी पर टोटल टॉर्क जीरो हो जाए तो उस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है। और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि बॉडी यूनिफॉर्मली रोटेशनल मोशन करती है। अगर बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है तो बॉडी यूनिफॉर्मली रोटेशनल मोशन नहीं करेगी, और अगर बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो बॉडी यूनिफॉर्मली रोटेशनल मोशन करेगी। तो उसमें हमने एक एप्लीकेशन किया था मोशन ऑफ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर पे दो ब्लेड होते हैं, दोनों ब्लेडों पे अलग अलग टॉर्क आता है और दोनों टॉर्क की डायरेक्शन इक्वल होती है, पर मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। इसलिए टोटल टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है। हेलीकॉप्टर यूनिफॉर्मली रोटेशनल मोशन, उसके जो ब्लेड है यूनिफॉर्मली रोटेशनल मोशन करते हैं। इसमें हम एक और एग्जांपल करेंगे, पैडलिंग ऑफ साइकिल। हमारी साइकिल में दो पैडल होते हैं जो एक एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, घूमते हैं। दो पैडल होते हैं, आप उन पर पैर रखते हैं और ऐसे ऐसे पैडलिंग करते हैं। तो एक पैर से आप फोर्स इधर लगाते हैं, दूसरे पैर से फोर्स आगे की तरफ तो दूसरा पीछे की तरफ जाता है। इस तरह से फोर्स लगता है। यहां फोर्स लगता है आगे की तरफ और इसमें फोर्स पीछे की तरफ। दोनों डायरेक्शन होती है। मान लीजिए R1 R2, F1 F2। तो इस F1 और R1 की वजह से यहां पर एक टॉर्क बनेगा, टो इज इक्वल टू R क्रॉस F। और इन दोनों की वजह से यहां भी एक टॉर्क बनेगा R2 क्रॉस F। अगर हम देखते हैं ज्योमेट्रिकली हमारे जो साइकिल के पैडल होते हैं उनकी ये लेंथ क्या होती है, जो लेंथ एक पैडल की होती है वही लेंथ दूसरे पैडल की होती है। सिंस R1 इज इक्वल टू R2, और जो हमारे पैर होते हैं वो इक्वल फोर्स लगाते हैं। ऐसा नहीं कि एक पैर ज्यादा फोर्स लगाता है एक पैर कम फोर्स लगाता है, नहीं। तो दोनों पैर इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो F1 इज इक्वल टू F2। तो यानी दोनों टॉर्क क्या होंगे, सेम। हेंस टो 1 इज इक्वल टू टो 2। तो देखिए सिंस टोटल टॉर्क act on cycle is zero, hence cycle pedal, ठीक है ना, रोटेट यूनिफॉर्मली। ठीक है, जो साइकिल है वो सीधी चलती रहेगी। अगर ये दोनों टॉर्क सेम नहीं है तो साइकिल थोड़ी देर चल के गिर जाएगी। ठीक है, इफ टो 1 नॉट इक्वल टू टो 2 देन cycle will not move uniformly. It may fall down. साइकिल गिर सकती है। जब तक आप पैडलिंग करते रहेंगे साइकिल सीधी चलती रहेगी। क्यों? पैडलिंग करते रहेंगे, दोनों टॉर्क
एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, साइकिल सीधी चलती रहेगी। अगर आपने पैडलिंग करना बंद कर दिया तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, साइकिल चलती रहेगी और एक थोड़ी दूर जाके एक तरफ जाके गिर जाएगी। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये दो एप्लीकेशन आपको कराई कि हेलीकॉप्टर में दो ही ब्लेड क्यों होते हैं और जब तक हम पैडलिंग करेंगे तब तक ही साइकिल सीधी क्यों चलती है। तो ये हमारे कुछ एप्लीकेशन थे। ओके, नाउ प्यारे बच्चों, अब हम अगला टॉपिक करेंगे कपल। कपल को समझते हैं, कपल क्या होता है। Our next topic is कपल। कपल क्या होता है तो समझिए उसको। डेली लाइफ में प्यारे बच्चों हम ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगाते हैं और उन दो फोर्स में एक खास बात होती है कि वे दोनों फोर्स इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। तो ऐसे जो दो फोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी कैप को ओपन करना होता है या क्लोज करना होता है, वो कैप किसी पेन का भी हो सकता है या वो कैप किसी बर्तन का भी हो सकता है। तो किसी बर्तन को या किसी पेन के कैप को ओपन करते वक्त आप एक बात ध्यान देते हैं कि एक तो थंब और एक फिंगर उस पर ऐसे लगती है। अगर आप ध्यान देंगे, थंब अगर ऐसे गया तो फिंगर, थंब अगर पीछे जाता है तो उंगलियां आगे की ओर जाती हैं। ठीक है, इस तरह से तो वो कैप ऊपर की तरफ ओपन होता है। और अगर हम उसको ऐसे करें, अंगूठा आगे की तरफ करें और उंगलियां पीछे की ओर करें, तो वो कैप बंद हो जाता है। ऐसे कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं। तो क्या होता है कपल, समझिए। It is the pair of two forces act. It is the pair of two forces. कैसी फोर्स? It is the pair of two forces equal and opposite. Act on a body. ठीक है, दो फोर्स जो इक्वल होती हैं, अपोजिट होती हैं और एक फोर्स पर क्या करती हैं, वर्क करती हैं। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कपल। अब कपल का काम क्या होता है? कपल बॉडी को रोटेशनल मोशन देता है। कपल प्रोवाइड रोटेशनल मोशन टू अ बॉडी। ये बात समझ लीजिए, अगर किसी बॉडी पर कपल वर्क करेगा तो बॉडी 100% रोटेशनल मोशन करती है। समझते हैं इस बात को। इसका कुछ एप्लीकेशन आपको बताते हैं। एप्लीकेशन, सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे, जैसे कोई भी एक कैप है, ये कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है और ये इसके ऊपर एक कैप, ये इस बर्तन के ऊपर क्या हुआ, कैप। ठीक है, दिस इज द कैप ऑफ वेसल। तो अगर हमें इस कैप को बंद करना है या खोलना है तो हम क्या करते हैं, एक यहां तो ये तो हमारा थंब और यहां ये फिंगर। ठीक, तो अगर ये थंब ऐसे लगता है तो ये जो थंब अगर आगे की तरफ आएगा तो उंगलियां पीछे की तरफ जाती हैं। ठीक है ना,
तो ये दोनों क्या लगाते हैं, इक्वल फोर्स लगाते हैं। जो फोर्स थंब का होगा वही फोर्स फिंगर का होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये अगर आगे आएगा तो ये पीछे, ये आगे आएगा तो ये पीछे। तो देखिए ड्यूरिंग टू ओपन और क्लोज अ कैप, किसी भी कैप को ओपन करते वक्त या क्लोज करते वक्त, ठीक है, ड्यूरिंग टू ओपन और क्लोज द कैप ऑफ वेसल, किसी भी बर्तन के ढक्कन को खोलते या बंद करते वक्त, ड्यूरिंग टू ओपन और क्लोज द कैप ऑफ वेसल टू इक्वल एंड अपोजिट forces two equal and opposite forces are applied by thumb and finger, ठीक है। जो उंगलियां होती हैं, थंब होता है, वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो यानी जो एक तरह का क्या होता है, कपल, थंब और फिंगर क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक तरह का कपल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए आप, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे। अगर आप गौर करें, एक शीशा होता है, खेल होता है, यहां से जॉइंट होता है, एक बच्चा यहां बैठता है, एक बच्चा यहां बैठता है। ये बच्चा अगर अपना फोर्स नीचे की ओर लगाएगा तो ये नीचे की ओर जाता है और ये ऊपर की ओर जाता है, या फिर ये इधर फोर्स लगाएगा। ये कभी भी ऐसा नहीं होता ये दोनों बच्चे एक साथ नीचे आ जाएं या दोनों बच्चे एक साथ ऊपर जाएं। एक का फोर्स अगर डाउनवर्ड है तो दूसरे का फोर्स हमेशा क्या होगा, अपवर्ड। तो ये भी एक फोर्स है, ये भी क्या है, एक फोर्स, ठीक है। और ये जो झूला है ये ऐसे और ऐसे रोटेट करता है, ठीक है ना। तो देखिए इक्वल एंड, दूसरा एप्लीकेशन देखिए, इक्वल एंड इक्वल एंड अपोजिट forces, equal and opposite forces are applied by child on, ठीक है। तो ये जो बच्चे क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, अप्लाइड फोर्सेस आर अप्लाइड बाय चाइल्ड, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड बाय चाइल्ड, ठीक है ना। ड्यू टू विच द सीसा, ये जो खेल है, ये जो फ्लोर, ये जो तख्ता होता है लकड़ी का, ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है, सीसा बोलते हैं इसको। ड्यू टू विच द सीसा रोटेट, ये एक तरह का खेल होता है, बच्चे खेलते हैं, एक बार नीचे आता है एक बार ऊपर जाता है। कब ये बच्चा नीचे फोर्स लगाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो इन दोनों की जो वेट है वे एक तरह का क्या बन जाते हैं, कपल, और इसमें एक रोटेशनल मोशन आ जाता है, ठीक है। चलिए हमारी जो मैग्नेटिक कंपास होती है, हमारी मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ साउथ, ठीक है,
तो जब हम मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो नॉर्थ है वो एक तरफ घूम जाता है, जो साउथ है वो एक तरफ घूम जाता है, ठीक है, रोटेट करते हैं। इस पर भी एक फोर्स लगता है और इस पर भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। When magnetic compass place in a magnetic field, equal and opposite force act on north and south pole, due to which needle rotate. ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल रोटेट करती है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे प्यारे बच्चों कुछ एग्जाम्पल हैं डेली लाइफ के, जो हमें समझाते हैं कि किसी भी बॉडी पर अगर कपल वर्क करेगा तो बॉडी रोटेट करती है। या इसको उल्टा आप समझ लीजिए कि कोई भी बॉडी कब रोटेट करती है, कोई भी बॉडी तभी रोटेट करती है जब भी बॉडी पर क्या लगेगा, कपल अप्लाई होता है। और कपल क्या होता है, दो फोर्सेस जो इक्वल और अपोजिट होते हैं और एक ही फोर्स पर लगते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट कपल का। ओके, डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे ही बिल्कुल मिलता जुलता एक टॉपिक आपने इनर्शिया प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, जहां आपसे पूछा जाता था कि भाई इनर्शिया क्या होता है, तो आप बोलते थे कि इनर्शिया किसी भी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो अपनी कंडीशन या अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी चाहती है कि मैं रेस्ट पे ही रहूं, और बॉडी अगर मोशन में है तो बॉडी चाहती है कि मैं मोशन में ही रहूं। हाँ, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो बॉडी की ये जो टेंडेंसी है अपनी पोजीशन में बने रहने की, ये खत्म हो जाती है। तो उस वक्त हम जो बात करते थे तो वो उस वक्त बॉडी होती थी लीनियर मोशन में, बॉडी सीधी चलती थी। लेकिन चूंकि हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो हम इनर्शिया के आगे एक वर्ड लगा देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस चीज को हम ऐसे समझेंगे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में चाहेगी बने रहना, और अगर बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेट यानी घूम रही है, तो बॉडी चाहेगी कि मैं रोटेट करती रहूं। तो उसके ये जो टेंडेंसी होती है, ये जो नेचर होता है, वही उसका कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर वो रोटेट होना चाहती है तो वो रोटेट होती रहती है। इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस चीज को आप समझ लीजिए। इट इज द प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम। इट इज द physical property due to which body want to remain it is the physical property due to which body want to remain in rest or in its rotational motion। बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर रोटेशनल मोशन है तो वो रोटेशनल मोशन में ही रहना चाहती है।
It is the physical property due to which body want to remain in rest or in rotational motion. ध्यान दीजिए, लीनियर मोशन की बात नहीं है, यानी बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, और जब भी उसमें मोशन आएगा तो कैसा आएगा, रोटेशनल मोशन ही आएगा। और बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो भी वो क्या चाहेगी कि मैं रोटेशनल मोशन में ही रहूं, रेस्ट में ना हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको हम, इट इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये रैंडमली कोई भी एक बॉडी है और ये है इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की इंफॉर्मेशन आपको है, हर बॉडी के अंदर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। अब हमने क्या किया, इस बॉडी के अंदर एक एक्सिस लिया, ठीक है, और ये एक्सिस कैसा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये बॉडी, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स और वाई। तो बॉडी के अंदर हमने क्या किया, बॉडी को हम रोटेट करते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, किसके अबाउट, एक्स वाई के अबाउट। तो एक्स वाई क्या बन जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो सेंटर ऑफ मास है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ ना कुछ क्या होगी, डिस्टेंस होगी। जो सेंटर ऑफ मास है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो आई है ये कहलाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है, जहां एम क्या है, एम है टोटल मास ऑफ बॉडी, और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, आर। सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस। तो ये था कंसेप्शनल डेफिनेशन, और आप चाहें तो इसकी फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, आप लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू the product of किसका प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ बॉडी एंड दैट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस किसके बीच का डिस्टेंस, बिटवीन द सेंटर ऑफ मास, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हमारे पास दो डेफिनेशन हो गई, एक कंसेप्शनल डेफिनेशन, एक फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन। जो आपको सही लगे वो आप वो याद कर सकते हैं। अब इसके बारे में प्यारे बच्चों कुछ बातें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया। अब अगर आपसे पूछे जाए इसके बारे में कुछ और बातें, जैसे इसकी यूनिट, डायमेंशन, नेचर, तो SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I
शॉर्टकट में इसको MI बोल देते हैं, पूरा लिखने की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन अगर आपसे पूछ ली जाए, डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो किलोग्राम के लिए m और मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर, तो ml स्क्वायर, किलोग्राम m, मीटर यानी लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, ml स्क्वायर। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही काम करता है जो लीनियर मोशन में कौन करता है, मास। समझ बात आ गई, लीनियर मोशन में जो रोल मास का होता है, रोटेशनल मोशन में वही काम किसका होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यानी आप ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एनालॉग ऑफ मास। ये अपना आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका एनालॉग है, तो आप बोलेंगे मास का। इसकी सेंस आपको क्लियर हो गई कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रोटेशनल मोशन में वही रोल प्ले करता है जो लीनियर मोशन में कौन करता है, मास करता है। तो आप इस बात को लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द, इसको हम यहां लिख लेते हैं, यहां थोड़ा सा स्पेस कम है, देख लीजिए, यहां लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया is the analog of mass। ये क्या है, मास का एनालॉग है। कैसे, इट प्ले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ये बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द सेम रोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द सेम रोल इन rotational motion, in rotational motion as mass in linear motion। ये वही काम करता है रोटेशनल मोशन में जो मास करता है किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही काम करता है जो लीनियर मोशन में क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही काम करता है जो लीनियर मोशन में कौन करता है, मास। तो ये इसका क्या हुआ, एनालॉग। ठीक है, चलिए बाकी तो सब कुछ इसमें हो चुका है, डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, नेचर। एक चीज और रह गई है, कई बार आपसे पूछ लेता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो नंबर 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, बॉडी के मास पर। बॉडी हैवी है या हल्की है, सॉलिड है या होलो है, यानी मास पर। तो MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन मास। नंबर 2 किस बात पे डिपेंड करेगा, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और एक चीज पर और डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। या तो बॉडी कई बार यूनिफॉर्म होते हैं या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बॉडी यानी मास हर जगह क्या है, सेम। नॉन यूनिफॉर्म यानी कहीं मास ज्यादा है, कहीं मास कम। तो इस बात पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है ऑन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें जिन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये बेसिक चीजें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में प्यारे बच्चों पता होनी चाहिए, और इससे आगे हम मूव करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।